आज हम फिर रविवार को 11 बजे आपके सामने लाइव हैं। आज हम एक नए विषय पर चर्चा कर रहे हैं, विकास। विकास क्या है, विकास दर क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है, इसका समाधान क्या है, इस विषय पर आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे। आप अपने प्रश्न लिख कर सकते हैं समापन के बाद, या आप प्रत्यक्ष भी प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्नों के हम उत्तर देने का भी प्रयास करेंगे और लिखित प्रश्नों का उत्तर फिर हम अलग से देंगे ही। हम लोग अब अपनी चर्चा प्रारंभ करें कि विकास क्या है, विकास दर क्या है। कि सारी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति प्रतिस्पर्धा करता है। कोई भी दो व्यक्ति एक समान तो होते नहीं हैं। सबकी शक्ति अलग अलग होती है, क्षमता अलग अलग होती है, बुद्धि अलग अलग होती है। कोई भी दो व्यक्ति एक समान होते ही नहीं है। और इसलिए हर आदमी अपने को आगे लाने के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। उसको हम लोग कंपटीशन बोलते हैं। तो व्यक्ति व्यक्ति से कंपटीशन करता है, फिर परिवार परिवार से करता है, देश देश से करता है और संस्कृतियां संस्कृतियों से करती हैं। ये कंपटीशन हमेशा चलता रहता है। एक बात आपको और हम ये स्पष्ट कर दें कि स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा में किसी भी सरकार को किसी की कभी मदद नहीं करनी चाहिए। जो अभी सरकारें करती है ना, शिक्षा में मदद कर दो, पढ़ाई लिखाई में मदद कर दो और कहीं मदद कर दो, कहीं सरकार को किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। हर आदमी को स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार है। ये अलग बात है कि कोई एकदम में अक्षम हो गया, कंपटीशन ही करने लायक नहीं है, गिर गया एकदम, तो उसको जीवन यापन के लिए आपने सहारा दे दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन कंपटीशन में सरकार को दखल कभी नहीं देना चाहिए। दुनिया में 4 संस्कृतियां वर्तमान समय में कंपटीशन कर रही हैं। एक को हम कहते हैं भारतीय संस्कृति, दूसरी है पश्चिम की संस्कृति, तीसरी है इस्लामिक संस्कृति और चौथी है कम्युनिस्टों की अर्थात साम्यवादी संस्कृति। भारतीय संस्कृति जो कंपटीशन करती है उसमें नैतिकता को अधिक महत्व देती है। जो पश्चिम की संस्कृति है वो भौतिक उन्नति को ज्यादा महत्व देती है। इस्लामिक संस्कृति जो है वो संगठन शक्ति को ज्यादा महत्व देती है। संगठन उसके लिए सबसे प्रमुख है। और जो साम्यवादी संस्कृति है वो राज्य की ताकत को ज्यादा महत्व देती है। हथियार बनाना और राज्य खूब शक्तिशाली हो जाए, ये उसको लेकर के आगे बढ़ती है। इस तरह चारों का अपना अपना तरीका है संस्कृतियों का कंपटीशन करने का। अब हम अगर तुलना करें तो एक तरह से भारतीय संस्कृति तो एकदम पीछे चली गई है, हमारे करीब करीब बंदे सरीखी हो गई है। इस्लामिक संस्कृति जो संगठन शक्ति है वो अभी कंपटीशन में है। साम्यवादी संस्कृति भी कंपटीशन में है अभी। ये दोनों कंपटीशन कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम की जो संस्कृति है अर्थात भौतिक प्रगति को ही विकास मान लिया गया, ये एक तरह से दुनिया पर अभी छा गई। ये साम्यवादियों के बीच में भी लोकप्रिय हो रही है, मुसलमानों के भी बीच में लोकप्रिय हो रही है और भारत में तो पूरी तरह हो ही गया है कि भौतिक विकास ही विकास का एकमात्र मापदंड है। जो जितना भौतिक उन्नति कर पाया वो उतना ही विकसित माना जा रहा है। उसमें धन संपत्ति भी शामिल है। पूरा जो पैसे वाला है वही विकसित माना जा रहा है। इस तरह पश्चिम की संस्कृति
सारी दुनिया पर विकास के मामले में छा गई है और इसलिए सारी दुनिया में विकास का मापदंड एक ही है कि हम भौतिक उन्नति कितनी तेजी से कर रहे हैं। इसी को विकास दर कहा जाता है। दुनिया में विकास दर करीब करीब 2% है पूरे दुनिया की, और भारत की विकास दर हम मानते हैं कि 4 और 5 है। अब प्रश्न उठता है कि ये भौतिक विकास होता कैसे है? तो भौतिक विकास 2 चीज से होगा, या तो आप कोई नई चीज पैदा करें और या वर्तमान जो कुछ है उसी में छीना-झपटी करें, शोषण करें, नहीं तो विकास कैसे होगा? तो हम पैदा तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो जब पैदा नहीं कर सकते हैं तो इसी में छीना-झपटी करते हैं। तो ये 2 तरह की छीना-झपटी होती है। एक होती है प्राकृतिक शोषण, जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका शोषण किया जाता है, और दूसरा होता है श्रम का शोषण, मनुष्यों का शोषण। तो जो पश्चिम की दुनिया है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन लोगों ने प्राकृतिक आधार पर शक्ति प्राप्त करते हैं, अर्थात कृत्रिम ऊर्जा माने डीजल, पेट्रोल, बिजली, इन सब का ज्यादा उपयोग करके गरीब देशों का शोषण किया और अपनी विकास दर बढ़ा ली। लेकिन भारत और चीन क्या करें? इनके पास तो उतना साधन नहीं। तो इन लोगों ने अपने यहां जो श्रमिक थे, मजदूर थे, वो श्रम का शोषण किया और शोषण करके अपनी विकास दर बढ़ा ली। उन लोगों ने शोषण किया कमजोर देशों का, और भारत और चीन ने शोषण किया कमजोर लोगों का, अपने लोगों का, और श्रम का मूल्य नहीं बढ़ने दिया। और श्रम का मूल्य न बढ़ने दे करके इन लोगों ने शोषण करके इन्होंने भी अपनी विकास दर बढ़ा ली। तो अब भारत भी, दुनिया की विकास दर अगर 2% है तो भारत की 4, 5, 6 हो जाती है, चीन की भी 4, 5, 6 रहती है। अब आप सोचिए कि ये जो विकास दर हुई, इसमें कमजोर लोगों का तो शोषण हुआ, और परिणाम क्या हुआ इसका? भारत की विकास दर अगर हम 4-5 मान लें एवरेज स्वतंत्रता के बाद, तो कुल विकास होना चाहिए था 5-6 गुना, 7 गुना विकास होना चाहिए था भारत के लोगों का। तो विकास कितना हुआ? श्रमजीवियों का, गरीब लोगों का विकास 2%, 2 गुना हुआ। 2% नहीं, कुल मिलाकर 2 गुना विकास हुआ है। मीडियम क्लास के जो लोग हैं उनका करीब करीब 8 गुना विकास हो गया, और जो अपर क्लास के लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनका 64 गुना विकास हो गया। अब ये कैसे न्याय संगत होगा कि जो कमजोर था उसका विकास 2 गुना, और जो मीडियम क्लास का था उसका 8 गुना, और जो ऊपर में था उसका 64 गुना। विकास तो सबका हुआ, नीचे वाले का भी हुआ, ऊपर वाले का भी हुआ, लेकिन नीचे वाला बेचारा चींटी की चाल से आगे बढ़ा, ऊपर वाला हवाई जहाज की चाल से आगे बढ़ा। ये न्याय संगत नहीं हुआ बंटवारा। होना तो एक चीज था कि नीचे वाला कुछ तेज चलता, ऊपर वाला कुछ धीरे चलता, तब ना नजदीक पहुंचते, दूरी कम होता। ये दूरी तो हमेशा लगातार बढ़ती ही चली गई, और ये जो शोषण हुआ, ये शोषण दूरी बढ़ा दिया, सारी दुनिया में बढ़ा दिया। सारी दुनिया में जो तरक्की करने लगा वो बहुत तेज गति से करने लग गया, और जो पीछे रह गया वो धीरे धीरे तरक्की किया। जैसे होता है ना कि कोई लोग भरपेट खा लिए और कुछ लोग जूठा छोड़ दिए, और जूठा से ही बेचारा गुजारा कर रहा है। तो वो स्थिति हुई कि श्रमजीवी जो बेचारे थे वो जूठन में थोड़ा थोड़ा उसी में प्रसन्न रहे। अब इसी बीच में आ गया कोरोना। अब कोरोना जब आ गया तो कोरोना ने क्या कहा कि अच्छा ठीक है, बहुत चालाकी करते हो ना, तो कोरोना ने उसका मैंने डोज दे दिया। अब कोरोना में कौन तबाह है? जो बहुत तेज गति से दौड़ रहा था, दौड़ रहा था, गिर गया तो तबाह है।
जो दौड़े चले जा रहे थे, क्या तो कोटा पढ़ने जा रहे हैं, तो इंग्लैंड घूमने जा रहे हैं, तो हम पुर्तगाल घूमने जा रहे हैं, सब ठंडा हो गए। जो शहरों में जाकर के काम कर रहे थे, बहुत तेज लगा रहे थे, उस सब बेचारे कोरोना में तबाह। तो जो बहुत तेजी से छलांग लगा रहे थे वो परेशान है, क्योंकि भाई जो 64 गुना तरक्की करेगा वही 64 गुना घाटा उठाएगा, और जो चीटी के चाल से चल रहा था उसको क्या नुकसान होगा। तो जो नीचे थे बेचारे, श्रमजीवी थे, गरीब थे, उनको थोड़ा सा घाटा हुआ, और जो बड़े बड़े थे वो सब, भाई हाथी अगर भूखा रहेगा तो ठूस जाएगा, उठ ही नहीं पाएगा, और चींटी अगर भूखी रह गई तो क्या है, वो धीरे धीरे चल लेगी। तो जो बड़े बड़े लोग थे वो इससे कोरोना के चलते ज्यादा दुखी हो गए, तबाह हो गए, और जो छोटे लोग थे वो अपना थोड़ा सा, अब विकास दर तो गिरेगी ही, भारत की भी गिरेगी। अरे हमको तो उम्मीद है कि 5-10% माइनस में भी चला जाएगा विकास दर, और जाना भी चाहिए, ठीक है, इतना तेज गति की क्या जरूरत है, शोषण करके विचारों का, और आप विकास दर बढ़ा रहे हैं। तो सारी दुनिया की विकास दर नीचे गिरेगी, और वो विकास दर भारत की भी गिरने वाली है, और तेजी से गिरेगी। लेकिन अब आप ये देख लीजिए कि एक तरफ विकास दर गिरेगी तो दूसरी तरफ पर्यावरण ठीक हो जाएगा, पानी ठीक हो गया, हवा ठीक हो जाएगी, आसमान में जो चल रहे थे वो थोड़ा थोड़ा साइकिल पर चलने लग जाएंगे, जमीन पर चलने लग जाएंगे। तो विकास दर गिरेगी तो गिरे, कुछ नहीं है। अरे भाई घर जलेगा तो जलेगा, चूहे तो मरेंगे कम से कम। तो जो लोग शोषण कर रहे थे वो अब लगता है कि जमीन पर आ जाएंगे, और एक नई व्यवस्था बनेगी समाज के अंदर। कोरोना अगर थोड़ा दिन और चल गया, जैसी कि उम्मीद है, तो एक समाज के अंदर नई व्यवस्था बनेगी। अभी तक क्या था, पश्चिम बहुत आगे, चीन आगे, इस्लाम आगे, सब अकड़ रहे थे। अब क्या होगा, जो नई व्यवस्था बनेगी तो इसमें नैतिकता का भी समावेश होगा, और यह भारत को पहल करना है, क्योंकि भारत स्वभाव से नैतिक रहा है। बाकी तो सब स्वार्थी रहे हैं और संस्कृतियां, लेकिन भारत तो नैतिकता के आधार पर चलता रहा है। तो इसकी शुरुआत भारत को करनी चाहिए। अब विकास दर सिर्फ भौतिकता का मापदंड नहीं होना चाहिए, अब उसमें नैतिकता का भी जोरन पड़ना चाहिए, जिसको दही जमाने के लिए हम लोग जोरन कहते हैं या दाल में छोंक देते हैं। उस तरह से विकास दर में भौतिकता में नैतिकता का जोरन पड़ना चाहिए, नैतिकता को उसमें शामिल होना चाहिए। और जब नैतिकता शामिल होगी तब प्रकृति देखेगी कि हाँ अब दिशा ठीक चल रही है। इसकी शुरुआत होनी चाहिए भारत से, हम लोग इसको पहल करें। चीन से तो हम लोग कोई ज्यादा झंझट नहीं है, निपट लेंगे, लेकिन सबसे बाधक है भारत में इस्लामिक संस्कृति, क्योंकि भारत में बड़ी संख्या मुसलमानों की है, और मुसलमानों का भी बहुत बड़ा बहुमत इस्लामिक संस्कृति से प्रभावित है। वो भारतीय संस्कृति को नहीं मानता है, वो मानता है वो माने इस्लामिक संस्कृति को ही, वो प्रभावित है उससे। इसलिए ये भारत के सामने सबसे बड़ी बाधा ये है कि नैतिकता के मापदंड को शामिल करने में उसको सीधे इस्लामिक संस्कृति से टकराव उसके सामने दिख रहा है। इसकी शुरुआत हम लोगों को करनी पड़ेगी। हम लोगों ने रामानुजगंज में इसकी एक शुरुआत की 50-60 वर्ष पहले। क्या कर सकते हैं हम लोग? नहीं, जो मुसलमान लोग हैं इन लोगों को हम समुद्र में तो नहीं फेंक सकते, और मान लो कि हम डाल दिए सब मुसलमानों को समुद्र में फेंक दिए, तो क्या भारत में सारे हिंदू हो जाएंगे तो चोरी डकैती बंद हो जाएगी, कि मिलावट खत्म हो जाएगी, कि बलात्कार खत्म हो जाएंगे?
कि लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, क्या सुधर जाएगा उससे? तो उससे सब कुछ तो नहीं सुधर जाएगा। सब कुछ सुधरने के लिए तो हमको नैतिकता को आगे लाना पड़ेगा, और नैतिकता केवल हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, लेकिन इस्लामिक संस्कृति उसमें ज्यादा बाधा पैदा करती है। इसलिए हम लोगों ने रामानुजगंज में एक प्रयोग किया, और प्रयोग किया, समाज को सबसे मजबूत बनाया, और पूरा सफल रहा। रामानुजगंज में 60 वर्ष 65 वर्ष हो गए वहां लागू किए, सारे देश के लिए आदर्श स्थिति बन गई वहां पर कि हम किस प्रकार से समाज व्यवस्था को आगे ला करके सारी समस्याओं से निपट सकते हैं। ये हम लोगों ने रामानुजगंज में सिद्ध किया। लेकिन अब भाई रामानुजगंज का कोई सुनने वाला था नहीं पूरे देश में। एक रामानुजगंज छोटा सा, कौन बड़े भारी लोग तेज चले जा रहे थे, कौन उसको समझे। अब कोरोना आ गया, अब सब लौट लौट करके आ रहे हैं, अब धरती पर आ रहे हैं, तो अब रामानुजगंज का उदाहरण सारी दुनिया के लिए आदर्श बनेगा कि यह एक मार्ग हो सकता है वर्तमान समस्याओं पर निपटने का। इसलिए मेरा आप लोगों को यह सुझाव है कि भौतिक उन्नति को मापदंड का एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। उसमें नैतिकता को शामिल किया जाना चाहिए। इसकी शुरुआत भारत से होनी चाहिए, और भारत से भी इसका आदर्श मापदंड हम लोगों ने रामानुजगंज में दिया है, वो आधार हो सकता है। उसका कुछ और संशोधित स्वरूप बन सकता है। लोग बैठ करके इस पर विचार करें, और विचार करके और जो भौतिक उन्नति है इसका एक नया प्रारूप दुनिया के सामने रखें। ये मेरा आज का आप लोगों को संदेश है। आप लोग प्रश्न करिए तो और कुछ चर्चा आगे बढ़ जाएगी। जो आप बोले कि मतलब विकास का जो एक मापदंड भौतिक विकास बन गया है, ये पश्चिमी देशों से आया है। तो पश्चिम मतलब जो विकसित देश है वहाँ तो श्रम का शोषण नहीं हो रहा। ये तो भारत और चीन जैसे मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहीं हो रहा है। तो वो लोग डेवलप कैसे हुए फिर? नहीं, वो लोग डेवलप जो किए वो कमजोर देशों का शोषण किए, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। इन लोगों ने भारत का शोषण किया, पाकिस्तान का शोषण किया, क्योंकि भारत के वगैरह के पास तो कृत्रिम ऊर्जा थी नहीं, तकनीक नहीं थी, डीजल पेट्रोल नहीं था उतना, सब विदेश से मंगाना है। तो उन लोगों ने कमजोर देशों का शोषण किया, और कमजोर देशों ने, अब भारत क्या करता? हम अमेरिका का तो शोषण नहीं कर सकता है, भारत फ्रांस का तो नहीं कर सकता है। तो भारत ने क्या किया? और शोषण तो करना ही है, तो भारत ने अपने गरीब लोगों का शोषण किया, कमजोर लोगों का शोषण किया, अपने श्रमजीवियों का शोषण किया। भारत ने कंपटीशन तो करना ही है। तो जब कंपटीशन करना है, जैसे समझ लो कि अगर हम लोग खूब तरक्की कर गए तो हम लोग माने आसपास के लोगों का शोषण करके कमा लेंगे, आसपास के लोगों का। लेकिन अगर आसपास के लोग हमसे ज्यादा मजबूत हैं तो हम घर ही में खाना पीना रोक करके, खाना कुछ नहीं है सर, एकदम खाना बंद, और कुछ सब कष्ट उठा करके हम लोग खूब मेहनत करके, कष्ट उठा करके तरक्की करने की कोशिश करते हैं ना। यही है कि भारत और चीन ने अपने लोगों का शोषण किया, और विकसित देशों ने अविकसित देशों का शोषण किया। ये शोषण का आधार है। जो आप बताए कि रामानुजगंज में आप लोग एक मतलब एक एक्सपेरिमेंट किए थे, वो क्या था? मतलब रामानुजगंज में हम लोगों ने सबसे पहले एक काम ये किया कि समाज सबसे ऊपर, जात नहीं, धर्म नहीं, ऊपर नहीं होगा, गरीब अमीर नहीं, समाज सब लोग बैठ करके पास कीजिए। अब सब लोगों के बैठ करके पास करने में और तो लोग मान गए, लेकिन अब सवाल है कि मुसलमान भी वहां बहुत हैं,
और संघ के लोग भी, ये दोनों अड़े तो इकट्ठा किया गया सब। नहीं मानना पड़ेगा, सब लोगों ने मिलकर के दबा दिया। मुसलमान लोग तो मान गए, ठीक है, हम लोगों ने नियम बना दिया कि मुसलमान सब एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, हिंदू भी उसमें शामिल होंगे। हिंदू कहीं इकट्ठा होगा तो मुसलमान भी उसमें शामिल होंगे, गुप्त मीटिंग नहीं होगी, नियम बना दिया। मुसलमान लोग तो मान गए, संघ वाले नहीं माने कुछ लोग। तो हम लोगों ने वहां क्या किया, सामाजिक बहिष्कार, लड़ाई झगड़ा नहीं, सामाजिक बहिष्कार, बातचीत बंद, शादी विवाह बंद, आना जाना बंद। संघ की शाखा रोक दी गई वहां पर 3 साल तक, शाखा फाका नहीं लगेगा तुम लोगों का, तुम लोग को नियम मानना पड़ेगा। सामाजिक बहिष्कार का ऐसा प्रभाव पड़ा वहां कि चोरी डकैती तक बंद हो गई रामानुजगंज में एकदम। समाज को बहिष्कार करने का अधिकार होना चाहिए। आजकल ये सब पश्चिम की नकल करके कहते हैं समाज बहिष्कार नहीं कर सकता है। हम लोगों ने रामानुजगंज में बहिष्कार को आधार बनाया, और जब आधार बनाया तो रामानुजगंज में सारे देश भर में दंगा हो जाए, वहां नहीं होगा, क्योंकि वहां हिंदू मुसलमान में कोई भेद ही नहीं है। एकदम सारा समाज एकजुट होकर के फैसले करता है, और जो समाज बैठ करके फैसला करता है सब लोग मानते हैं, लोग सब लोग डरते हैं, बहिष्कार से डरते हैं, और दूसरे जगह कहीं कोई बहिष्कार होता ही नहीं है। इसलिए रामानुजगंज को हम लोग एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि वहां पर सामाजिक बहिष्कार को हम लोगों ने मजबूत किया है, और हिंदू मुसलमान का झगड़ा हम लोग खत्म कर दिया। बीच में एक बार थोड़ा सा संघ वाले कुछ चाहे थे कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा फैल जाए, दबा दिए गए कस करके, एकदम हिम्मत ही नहीं पड़ी उन लोगों की। दुर्गा पूजा के टाइम में कुछ शुरू किए, दबा दिए गए एकदम लोग। ये हम लोगों ने वहां पर एक प्रयोग किया है, और वो सारी दुनिया देख सकती है, आज भी उसका असर कायम है। मतलब इसी के आधार पर बाबा जी भारत में कर सकते हैं ना? भारत में हम लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। रामानुजगंज एक छोटी जगह, एक छोटा शहर मान लो, एक बलरामपुर जिले का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन भारत के सामने तो बहुत छोटा शहर है, कोई वो अंबिकापुर शहर का तो नहीं है, छोटा शहर था। और छोटा शहर था, लोगों को विश्वास था, सब इकट्ठा होकर के बैठ करके कर दिए। सारे देश भर में तो नहीं हो सकता है, ये बात भी सही है, लेकिन उपाय क्या है, करना तो पड़ेगा ही। तो अगर उपाय कुछ नहीं है तो फिर प्रयोग करें सब लोग बैठ करके। समाज सशक्तिकरण यही ना है मेन बात। मुसलमान लोग क्या कहते हैं, हमारा धर्म सबसे ऊपर, समाज से भी ऊपर धर्म। तो संघ वाले क्या कहेंगे, समाज से भी ऊपर राष्ट्र। और रामानुजगंज के लोग क्या कहते हैं, राष्ट्र और धर्म से भी ऊपर समाज। इतना ही तो करना है बस। सारे भारत के लोग समाज को ऊपर मान लें, धर्म और राष्ट्र को नीचे मान लें, सब झगड़ा खत्म। और प्रश्न, ये तो आप नैतिक विकास के बारे में बताए, और भौतिक विकास के लिए आपके पास क्या उपाय है? भौतिक विकास तो हो ही रहा है अभी। भौतिक विकास की गति में, हाँ, भौतिक विकास हो रहा है। भौतिक विकास में हमको नैतिकता को घुसाना है, तो भौतिक विकास की कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या पड़ेगा इसके लिए, जैसे अब एक प्रश्न उठता है, बार बार उठता है, श्रम शोषण का भी एकदम आसान तरीका हम बता देंगे इसका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए आदमी की, क्या भाई हमको भौतिकता में नैतिकता को समाविष्ट करना है। ये जब इच्छा होगी तो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे श्रम शोषण के बारे में, श्रम शोषण कर तो रहे ही है एकदम। अब इसका उपाय क्या है, कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम करना है।
गरीब ग्रामीण श्रमजीवी कृषि उत्पादन, खेती का उत्पादन सब टैक्स फ्री, कोई टैक्स नहीं लगेगा। चावलों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, मजदूरों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कृषि उत्पादन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, सब टैक्स वहां। डीजल, पेट्रोल, बिजली, केरोसिन, कोयला, गैस भारी टैक्स लगा दिया, श्रम शोषण खत्म हो जाएगा। बिल्कुल साधारण सा बात है। फिर उससे भौतिक विकास भी तो कम हो जाएगा। तो भौतिक विकास कम हो जाएगा, नैतिक विकास घुस जाएगा। हम चाहते हैं में पीछे हो जाएंगे कि भौतिक विकास की गति जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए तो हो जाए, लेकिन नैतिक विकास बढ़ना चाहिए उसमें ना। अभी तो क्या है, हर आदमी हवाई जहाज पर घूम रहा है, उसको परवाह नहीं है कि बेचारा साइकिल वाला कहाँ चल रहा है। साइकिल पर टैक्स लगा दे रहे हैं और रसोई गया तो ट्रैक्टर को छूट दे रहे हैं। बैल मर जाए तो मर जाए, ट्रैक्टर चलना चाहिए हमारा। तो जब डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा देंगे तो बैल भी जिंदा हो जाएगा, ट्रैक्टर भी चलने लग जाएगा, सब चलने लग जाएगा। कंपटीशन करने दीजिए सबको। ये कंपटीशन नहीं करने दे रहे हैं, ये बड़ी समस्या पैदा हो गई है। और कोई सवाल कुछ? तो अब आज की चर्चा को हम लोग समाप्त करें। हम लोग आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। अगले रविवार को हम लोग फिर मिलेंगे 11 बजे ठीक हम लोग बैठेंगे और चर्चा करेंगे। अगले रविवार का विषय होगा हम लोगों का समाज शास्त्र क्या है, समाज शास्त्र किस प्रकार से काम करता है, समाज शास्त्र किस प्रकार से अभी प्रचारित है, उसके साथ किस तरह से घपला हो रहा है। ये सारा विषय समाज शास्त्र का ताना बाना, ये अगले रविवार को 11 बजे हम लोग बैठ करके चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार। कितना हुआ?